अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे और उस पेपर का सेक्शन ए दैट इज़ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और काफ़ी एमसीक्यूज इसमें कॉन्सेप्चुअल हैं और काफ़ी ऐसे हैं वो याद करके आपको लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स, डीजे कॉलेज का पेपर है, प्रीलियम का पेपर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ रहा होगा पेपर, मेरे पास भी ये पेपर, तो मैं इससे पढ़ता हूँ। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेस व्हाट हैपन टू द फ्लूइड वेलोसिटी। अब ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट्स से ये पाइप है, ठीक है। अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा निकाल दूं तो एक हॉलो हो जाएगा, ठीक है, आर पार हम देख सकते हैं। अब ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी पाइप का कम कर दिया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी है, वो क्या होगी, तेज होगी, कम होगी। इसमें लिखा हुआ इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या कुछ भी नहीं होगी। और लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड डेंसिटी। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। आप कभी पानी जब पाइप से देते होंगे किसी घास वगैरह में या पौधों को, आप देखते होंगे पानी को जब आप आगे से प्रेशर नहीं लगाते तो पानी नॉर्मल स्पीड के साथ निकलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पाइप के सामने अपना थंब रखते हैं तो क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। पहले पानी या फ्लूइड बड़े एरिया से निकल रहा था, आपने हाथ रखा तो पानी को क्या किया, एरिया उसका कम कर दिया। और एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा जब भी प्रेशर देते हैं तो हम इसको पाइप को ऐसे करते हैं और इस एरिया कम करने की वजह से वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा। बेसिकली ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जो कि होती है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर। तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि एरिया और वेलोसिटी जो है आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, अगर एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और एरिया ज्यादा करोगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो पहले का जो जवाब है बच्चों वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है इंक्रीजेस, ठीक है। तो पाइप का एरिया डिक्रीज किया तो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई। तो अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। ये कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। बच्चों, पेंडुलम या फिर सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। टाइम पीरियड का मतलब 1 सेकंड में वो जाता है और 1 सेकंड में वो वापस आता है। मतलब टू एंड फ्रो मोशन अगर वो कर रहा है तो 2 सेकंड में कर रहा है। उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। तो ये कह रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू 1/t, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्स है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है 1/टाइम। टाइम कितना है बच्चों, सेकंड पेंडुलम का टाइम होता है 2 सेकंड्स। तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया, F इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब होता है 0.5। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 0.5 हर्ट्ज। क्लियर हो गया। तो दूसरे का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं 0.5 हर्ट्ज। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। अब नंबर 3 क्या कह रहे हैं, द लाइट हैविंग ओनली सिंगल वेवलेंथ लैम्डा इज। अच्छा, आपको पता है कि ऐसी लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, ऐसी लाइट को क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, ये बहुत सारी तरह की लाइट्स होती है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। क्लियर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइट बताएं जिसकी एक वेवलेंथ हो। तो बच्चों, वो लाइट है मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि मोनो मीन्स वन और क्रोम मीन कलर्स। तो एक कलर वाली लाइट की कितनी वेवलेंथ होगी, एक ही वेवलेंथ होगी। तो इसका बेस्ट आंसर है, बल्कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। क्लियर हो गया। एक कलर वाली लाइट और एक कलर वाली की वेवलेंथ भी क्या होती है, लैम्डा होती है। अब नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी 10th का टॉपिक है। देखा जाए तो एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसकी कंडीशन या उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मतलब, जैसे फर्स्ट करें ये पेंडुलम है, ठीक है जी, इसको मैं पीछे की तरफ डिस्प्लेस कराऊं
तो ये पेंडुलम यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक्सेलरेशन। तो आपने क्या देखा, अच्छा एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज देखें, अगर आप इस पेंडुलम को और पीछे डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, वेलोसिटी और तेज बढ़ेगी और ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दे रहे थे, इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको पता है क्या आता है, इज इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है और बाकी एक्स एज इट इज, और माइनस का साइन तो पहले से लगा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्लियर हो गया। अब आ जाए 5 पे। अच्छा, टू बॉडीज आर लॉन्च विथ डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज। अब ये देखें बच्चों क्या कह रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं, ये देखिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। अब दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज को लॉन्च किया गया है बच्चों डिफरेंट एंगल के साथ और एक ही पॉइंट से। अब दोनों बॉडीज यहाँ से लॉन्च हुई, फर्ज करें एक बॉडी यहाँ गई तो इसका एंगल कुछ ये बनेगा। क्लियर हो गया। और दूसरी बॉडी को हमने लॉन्च किया ऐसे, तो इसका एंगल जो बनेगा बच्चों वो बनेगा इतना। क्लियर हो गया। एक का एंगल इतना बन रहा था, एक का एंगल इतना बन रहा था, लेकिन दोनों ने जो रेंज है ना, रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दोनों ने जो रेंज है बच्चों वो क्या की, सेम कवर की। दोनों की रेंज क्या हुई, सेम है। तो बताइए इन दोनों के एंगल क्या है, बताइए इन दोनों के एंगल क्या है। ठीक है। तो अब देखें जरा, थोड़ा सा गौर करें। अब इसका एक ट्रिक है, उससे याद करने बच्चों, जब भी प्रोजेक्टाइल को सेम रेंज के लिए फायर किया जाता है, मतलब एंगल भले ही अपोजिट हो, लेकिन जो रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करें वो प्रोजेक्टाइल या वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है वो जो दो एंगल्स है ना, कौन से वाले, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये दूसरा एंगल, ये क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है, दोनों एंगल को आप सम करें। दोनों एंगल को सम करने पे अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री आ रहा हो तो समझे वही एंगल है। कैसे, अब देखें, इसमें पहले लिखा हुआ 45 और 30। 45 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 75 डिग्री, और 75 डिग्री 90 नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री 70 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि 90 क्यों आएगा बच्चों, 90 डिग्री तो है टोटल, टोटल क्या है 90 डिग्री है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। 70 और 20 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 70 और 20 होगा 90। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 5 का वो है 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, क्योंकि 70 और 20 को जब प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। ये आप ट्रिक कब यूज करेंगे, जब आपको सेम रेंज के लिए डिफरेंट एंगल्स चाहिए हो। ठीक है जी, फिर आप इस ये कॉन्सेप्ट या फिर ये ट्रिक यूज करें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड इफ नेट डैश ऑन इट इज जीरो। ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है और अगर कौन सी चीज जीरो हो जाए। तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में आपको पता है क्या आता है, ना तो फोर्स आता है और ना एनर्जी है, और टॉर्क आता है। आपने सुना होगा, अगर आपको ये लॉ याद हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व्ड इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर टॉर्क जीरो हो जाए, अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आंसर वो है सी, टॉर्क। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं पहले। अब आ जाए बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला तो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम एक यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर हो गया? अब दूसरा फॉर्मूला भी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव पोटेंशियल का क्या, नेगेटिव पोटेंशियल का रेशियो होता है डिस्टेंस के साथ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इससे यूनिट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट होता है बच्चों वोल्ट, और D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो क्या बना? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। वैसे तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन हमारे इस चारों ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स कि हमारा ये वाला नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो वोल्ट अपॉन मीटर लिखते हैं यहाँ पे, वोल्ट अपॉन मीटर, ऑप्शन ए। अब आ जाए 8 पे। 8, A rock suspended by a weighing scale weighs 5 न्यूटन आउट ऑफ वाटर। ठीक है, एक कोई भी धागे से बंधे हुआ पत्थर है, ठीक है जी। तो ये एक बीकर ले लिया, कोई भी चीज ले लिया, और यहाँ तक पानी है। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ तक अभी हवा में हैंग हुआ हुआ है, तो हवा में हैंग होने की वजह से इस पत्थर का जो मास है वो है 5 kg। क्लियर हो गया? 5 kg। दूसरी चीज क्या है, एंड 3 न्यूटन वेन सबमर्ज इन वाटर। अब क्या किया, इसको पानी के अंदर क्या किया, डिबोया। ठीक है, सबमर्ज किया। तो आपको पता आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वो आपको पता होगा कि पानी के अंदर कोई भी चीज जाती है तो पानी भी ऊपर फोर्स लगाता है, जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? बॉयंट फोर्स। तो पानी के अंदर वेट हमेशा हल्का होता है, पानी के बाहर हवा में वेट हमेशा ज्यादा होता है। तो 5 kg जो वेट था वो था एयर में इस पत्थर का, और जब पानी में गया तो वेट कम हो गया, तो ये हो गया 3 kg। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं व्हाट इज द बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक। ये जो पत्थर है, स्टोन है, रॉक है, इस पे कितनी फोर्स लगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल जो थी हवा में वो थी 5 kg, और जब पानी के अंदर गया तो पानी ने कितनी फोर्स लगाई कि इसका वेट 3 kg हो गया। तो 5 kg को 3 kg माइनस कर दें तो आंसर आएगा, क्या आएगा बच्चों? 2। तो 5 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। हवा में वेट था 5, और वेट मतलब ये मास, और पानी में वेट था 3, तो कितना डिफरेंस आया? 2 का डिफरेंस आया। तो इट मीन्स कि वो 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है इस पानी ने। क्लियर? अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 9 पे। ये देखें, अब जरा गौर से देखिएगा। इफ द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑफ ईच अदर देन। अब ये कह रहे हैं ए, 2 वेक्टर्स हैं, एक ए है एक बी है, वो दोनों पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, दोनों कंडीशंस दे दी हैं। तो अब ये कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको बच्चे सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं। आपने सुना होगा एक फॉर्मूला इसका, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ए डॉट बी, 2 वेक्टर्स हैं, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। क्लियर हो गया? अब सुने, अब हम बोलेंगे फॉर पैरेलल। अब डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर का हमने पैरेलल ले लिया। पैरेलल का मतलब आपको पता है कि फर्ज करें एक वेक्टर है ये रहा ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी ये ऐसी है बी वेक्टर। क्लियर हो गया? दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो कितना एंगल बनेगा बच्चों? तो पैरेलल वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0। और cos 0 जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से लेंगे तो cos 0 बराबर होता है 1 के। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ए बी आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आ गया ए डॉट बी
बराबर है ए बी के। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, फॉर एंटी पैरेलल। फॉर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब एंटी पैरेलल कहते हैं बच्चों, पैरेलल तो आपने समझ लिया, एंटी पैरेलल क्या, अगर एक वेक्टर यहाँ जा रहा है और एक वेक्टर बिल्कुल इसके एंटी है, तो अब जो एंगल बनेगा बच्चों वो बनेगा 180 डिग्री। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, ए डॉट बी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए बी कॉस थीटा। जब भी एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, कॉस थीटा बराबर होता है, बल्कि थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। इसके बराबर होता है 180 डिग्री के। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्या आंसर आएगा इसका, तो अब ये कॉस 180 ले लेते हैं हम लोग, कैलकुलेटर से क्या आ रहा है, ओके कॉस 180 है -1, तो ए बी एज इट इज आ गया, कॉस 180 की जगह आएगा -1, तो ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी। क्लियर हो गया? अच्छा, लेफ्ट पे क्या चल रहा है, लेफ्ट पे है ए डॉट बी। क्लियर? अब देखें लेफ्ट पे यहाँ पे भी ए डॉट बी है, यहाँ पे भी ए डॉट बी है। ठीक है, जब दोनों साइड्स बराबर हो तो हम इक्वेशन को कराते हैं कंपेयर। क्या कराते हैं? कंपेयर। या फिर इसको ऐसे देख लें, अब देखें इस पैरेलल के लिए पॉजिटिव ए बी आ रहा है और एंटी पैरेलल के लिए नेगेटिव ए बी आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव ए बी एज इट इज। ठीक है, और लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे चल रहा है ए डॉट बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए डॉट डी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव ए बी। अब देखें, अब मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो ये है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी और पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसको रब करते हैं दोबारा। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ, बहुत आसान। अब एमसीक्यू नंबर 10 क्या है बच्चों, वो है अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी डिवाइस बताएं जिसकी रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की सलाहियत जो है वो चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से या टेम्परेचर बढ़ाने से उस डिवाइस की रेजिस्टिविटी कम ज़्यादा होती है। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में। ऐसी डिवाइस का नाम होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या की रेजिस्टिविटी कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो इसका जो है वो है ऑप्शन डी, और ये है एमसीक्यू नंबर 10, थर्मिस्टर। अब आ जाए 11 पे। 11 क्या कह रहे हैं, टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब आपको पता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में डार्क फ्रिंज भी बनती है, ब्राइट फ्रिंज भी बनती है। और ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पार्ट डिफरेंस का, वो होता है 2d इज इक्वल्स टू m लैम्डा, आपने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या कह रहे हैं, टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एक ब्राइट फ्रिंज बन गई है और उसके बाद डार्क बनेगी, फिर जो दोबारा ब्राइट फ्रिंज बनेगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तो मूवेबल मिरर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू, वो जो मिरर है, दो मिरर होते हैं, एक होता है फिक्स मिरर, एक होता है मूवेबल मिरर। उस मूवेबल मिरर को कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर हो गया? तो पहले तो देखें यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज है वो टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब देखें, अब ब्राइट फ्रिंज जो है वो पहली, ये देखें अगर हम पहली ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो 2d इज इक्वल्स टू m क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिंज। तो पहली ब्राइट फ्रिंज, इसकी जगह 1 पुट किया, लैम्डा आ गया। क्लियर हो गया? तो लैम्डा 1 जा लैम्डा, तो 2d इज इक्वल्स टू लैम्डा। हमें चाहिए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। ठीक है जी, मूवेबल मिरर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लैम्डा बाय 2 का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका आंसर है लैम्डा बाय 2, और ये है ऑप्शन नंबर बी। अब देखें, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन अ कैरियर वेव इज नोन एज। अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा सुपर इम्पोज क्या होता है, सुपर इम्पोज कहते हैं कि एक वेव के ऊपर दूसरी वेव का आना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन अ कैरियर वेव। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आपको पता है, तो हमारी आवाज़ की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और हमारी आवाज़ जो आगे लेके जाते हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स लेके जाते हैं, वो होते हैं कैरियर वेव्स, वो होती हैं कैरियर वेव्स। अब होता क्या है, हमारी वेव्स उन कैरियर वेव्स पे आती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं
और सेकंड्स में दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो अगर हम वैसी आवाज़ दें तो हमारी आवाज़ इतनी तेज़ या दूर तक नहीं पहुंचेगी। तो वो वेव्स क्या करती हैं, कैरियर वेव्स हमारी आवाज़ को अपने ऊपर बिठाती हैं और दूसरी जगह तेज़ी में लेके जाती हैं। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं मॉड्यूलेशन। 13, अब देखें 13 भी आसान है। किरचॉफ सेकंड लॉ आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। किरचॉफ के दो लॉज हैं, एक तो करंट वाला लॉज है केसीएल और दूसरा है वोल्टेज वाला लॉस। तो ये क्या कह रहे हैं, दूसरा लॉ से हम क्या मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ना करंट होगा ना पावर होगा। अब देखें दो ऑप्शन रहेगा, ये कह रहे हैं ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट या फिर ओनली ईएमएफ इन अ सर्किट। केवीएल किसे कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, या किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किस काम आता है, वो डिटरमाइन करता है ईएमएफ और जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है सर्किट के अंदर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी, ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर हो गया। अब आ जाए 14 पे। 14 क्या है, अब ये कह रहे हैं टू स्टोन ऑफ 2 kg इज टाइड टू अ 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। इसको रब कर देते हैं फिर हम इसको करते हैं। अब ये कह रहे हैं एक पत्थर है, सही है, वो कितने केजी का है, 2 kg का है और रेडियस 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से वो कनेक्ट है और वो दो गोल गोल घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितनी है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है किसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। ठीक, ओमेगा दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है बच्चों, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, वो क्या है, वो हम यहाँ लगाएंगे आई और अल्फा। आई क्या है, इनर्शिया, ये तो आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। अब एक बात बताएं, यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ पे एक वेलोसिटी इन्होंने बता दी और एक ही वेलोसिटी से वो जो पत्थर है वो गोल गोल घूम रहा है सर्कल में। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इतनी लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस अल्फा की जगह आप जीरो पुट करेंगे, आई एज इट इज आएगा टॉर्क, और टॉर्क आएगा जीरो के बराबर। क्लियर हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और इस मौके पे टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो टॉर्क है बच्चों 0 न्यूटन मीटर। 15 देखते हैं। 15 क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स नीडल ऑफ मैकेनिकल वॉच इज डैश रेडियंस पर आर। इसको रब करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहे हैं एक क्लॉक है बच्चों, ठीक है, एक वॉच है। तो उसमें क्या है, जो आपको पता है, एक आर की निडल होती है घंटे वाली और दूसरी मिनट की होती है और तीसरी सेकंड की होती है। अब यहाँ आर की बात हुई है तो ये कह रहे हैं कि वो द एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स निडल ऑफ अ मैकेनिकल वॉच डैश रेडियन पर आर। ठीक है, तो हमें स्पीड बतानी है किसकी, वो आर वाले नीडल की। क्लियर हो गया। अब देखें ये सॉल्व कैसे होगा। अब देखें रेडियन पर आर ये पूछी गई है एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड को अभी बताया था क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड को कहते हैं ओमेगा। क्लियर। और इसका फॉर्मूला होता है, वैसे नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यही होता है, लेकिन एंगुलर स्पीड में v जो है ओमेगा बन जाता है, s जो है वो थीटा बन जाता है, और टाइम टाइम ही रहता है। तो ये फॉर्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जब वॉच के अंदर आर वाली सुई पूरा एक राउंड लेगी तो कितने घंटे कवर करेगी, कितने मतलब डिस्टेंस घूमेगी। वो डिस्टेंस कितने घूमेगी बच्चों, वो घूमेगी 2 पाई रेडियंस।
जब कोई भी राउंड में सर्किल में चीज एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो हम बोलते हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो बॉडी, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगेगा उसको, जब पूरी नीडल घंटे वाली घूमेगी तो 12 घंटे होंगे, सही है। 24 मत लिखिएगा क्योंकि एक दफा पूरा घुमाना है नीडल को, तो 12 आवर्स। तो ये कट गया 2 1 2 2 6 12, तो ये हो गया π/6 रेडियन पर आर। क्लियर हो गया। इसका आंसर है π/6, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाए 17 पे। बच्चों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है GME/RE², GME/RE²। अब देखें ये किसका फॉर्मूला है, ये अगर आपको पता हो, अब मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ। आपने पढ़ा होगा बच्चों F = GMEM/RE², क्लियर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया, सही है। अब हम क्या करते थे, फोर्स की जगह हम पुट करते थे W, क्योंकि फोर्स और वेट एक ही चीज़ें होती हैं, इन दोनों के यूनिट्स न्यूटन होते हैं। तो GMEM/RE², क्लियर हो गया। और उसके बाद हम करते थे W की जगह mg पुट, mg हो गया, तो GMEM/RE², तो m से m होते थे कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचा, अब बचे GME/RE²। तो ये क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको जो लिख के बताया था GME/RE², ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है G का। G क्या है, G इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, G है, याद रखिएगा बच्चों। क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। अब इसका डायमेंशन बच्चों निकालते हैं, बल्कि आपको याद होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जरा इसको रब कर देते हैं। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन हो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तमाम के यूनिट्स ये या तो मैकेनिक्स चैप्टर में आए या फिर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आए। एक्सेलरेशन का या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा आपको याद है एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, तो आप बोलेंगे भाई पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ, सही है। F = ma, तो a अलग करना है तो ये हो जाएगा F/m और a। अब बनाते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद है आपको, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। क्लियर हो गया, ऐसे ही होता है, और डायमेंशन टॉपिक पढ़ा होगा, डिवाइड बाय m। m का डायमेंशन होता है कैपिटल M, तो कैपिटल M से ये दोनों कट गए, तो यहाँ बचा LT-2। क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों के डायमेंशंस क्या होते हैं, LT-2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये कुछ MCQs थे 17। अब डेली बेसिस पे हम डिफरेंट कॉलेज के 4 से 5 कॉलेज के हम पेपर डिस्कस किया करेंगे, जिसमें आपके MCQs के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।